हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम करता हूँ संडे की स्पेशल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। देखिए, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बहुत लोग मिलेंगे, सिचुएशंस मिलेंगी जिनसे आपके हाथ पांव फूलेंगे, आपको डर लगेगा, घबराहट होगी। लेकिन कभी कभी जब डर निकाल करके उन चीज़ों को आप फेस करते हैं ना, तो आपको पता लगता है बहुत आसान थी, बहुत अच्छे से आप उनको हैंडल कर सकते थे। तो वो जो डर के आगे जीत है, जो कहावत सुनते हो आप, बहुत अच्छे से लाइफ पे अप्लाई होती है। और इसी फिलॉसफी पे ये क्लास बेस्ड है। जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है, ये बड़ा सा सेंटेंस है, इसको देख के बहुत बच्चों के हाथ पांव फूलेंगे कि सर इसका मीनिंग कैसे निकालो, इसको पढ़ूं कैसे। तो ये हाथ पांव आपके इसलिए फूलते हैं क्योंकि दिमाग में डर है। इस तरीके से इस सेंटेंस को देखोगे, जिस नज़र से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आप इसका मीनिंग भी निकाल लोगे और इसके अंदर की एरर्स को भी ढूंढ लोगे। हर सेंटेंस में आपको कुछ एरर्स मिलेंगी। जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। एक लाइक और एक शेयर अभी से दे दो, ताकि हर संडे को ये क्लास आपके साथ शेयर की जा सके, लाई जा सके। शुरू करें। चल, फर्स्ट सेंटेंस है, द अटेम्प्ट ऑफ द जननायक जनता पार्टी और जेजेपी टू रिटेन इट्स पोजीशन एंड ऑफ द आम आदमी पार्टी टू इमर्ज एज वन continues despite a sharp polarization between the two national parties appears likely। लग रहा है ना कुछ फारसी में लिखा हुआ सेंटेंस, इतना बड़ा अजीब अजीब से वर्ड्स हैं। कोई बात नहीं, इसका मीनिंग भी मत निकालो। आप तो इतना काम करो, इस सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दो। जहाँ पे वर्ब आए वहाँ पे सांस ले लो। अगला सेंटेंस, अगला वर्ड जो है, सांस लेके पढ़ो। अपने आप जब टुकड़े आपके दिमाग में फिट होंगे तो अपने आप ये टुकड़े एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे। इसी सेंटेंस को मैंने ब्रेक करके लिखा है, द अटेम्प्ट ऑफ द जन नायक पार्टी और जेजेपी टू रिटेन इट्स पोजीशन। देखिए, अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश। कह रहे जी जो कोशिश है। अच्छा, किसकी कोशिश है भाई? ऑफ लगा के बता भी दिया इसने। ऑफ लगा के बताया जेजेपी नाम की पार्टी की कोशिश है। अच्छा, किस काम को करने की? रिटेन करने की, बनाए रखने की। रिटेन करना, किसी चीज़ को वैसा का वैसा बनाए रखना। और रिटेन करना है इसको, अपनी पोजीशन को, अपनी रैंकिंग को। अगर ये सेकंड नंबर की पार्टी है तो सेकंड नंबर की रहे, फर्स्ट नंबर की पार्टी है तो फर्स्ट नंबर की रहे, जो भी पोजीशन है इसकी। कह रहा है ये जो अटेम्प्ट है ना, इस पार्टी का अपनी पोजीशन को रिटेन करने का। इतना समझे? अब देखो एंड आ गया। जैसे ही एंड आए, अब सांस भर लो एक बार। आगे वाला पढ़ने से पहले इसको कनेक्ट करना है। एंड के बाद में फिर लगा हुआ है ऑफ। अब ये ऑफ कहाँ से आया? अरे भाई साहब, अटेम्प्ट के लिए ही दूसरा ऑफ आया है। अटेम्प्ट ऑफ जेजेपी एंड अटेम्प्ट ऑफ द आम आदमी पार्टी। तो दो पार्टियों के अटेम्प्ट्स की बात हो रही है। और आम आदमी पार्टी का अटेम्प्ट किसका है? कि ये इमर्ज हो, निकल करके आए, उभर करके आए, एक बन करके एज वन। समझ गए ना? पार्टी एकदम अलग अलग थलग थलग होती है, सब अलग अलग, कोई कैसी बात कर रहा है, कोई कैसी बात कर रहा है, लेकिन जब पार्टी एक हो जाती है, मिल करके चुनाव लड़ती है, एक है ना। तो आम आदमी पार्टी का अटेम्प्ट था कि हम एक बन के उभरें, और जेजेपी का अटेम्प्ट था जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ बैठे रहें, अपनी पोजीशन कम से कम बनाए रखें। कह रहा है ये जो अटेम्प्ट है ना, इन दोनों पार्टियों का, एंड लगा के दोनों के मंसूबे आपको बता दिए गए हैं। कह रहा है ये अटेम्प्ट कंटिन्यूज। देखा, अटेम्प्ट सब्जेक्ट है, कंटिन्यूज इसकी वर्ब है। ये अटेम्प्ट अभी भी जारी है। और कैसे जारी है? देखो, फिर लगा हुआ डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। कह रहा है जी ये जारी है बावजूद इस चीज़ के, डिस्पाइट। और वो चीज़ है कि एक शार्प पोलराइजेशन हो रहा है, एक बहुत तेज़ी से ध्रुवीकरण हो रहा है। पोलराइजेशन आप समझते हैं ना? नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे अगर लोग आ जाएं, ये बोले बीजेपी बीजेपी, ये बोले कांग्रेस कांग्रेस, ये बोले हिंदू हिंदू, ये बोले मुस्लिम मुस्लिम, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। समाज में एक बंटवारा हो जाए, दरार आ जाए, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण। कह रहे ये सब हो रहा है एक बहुत तेजी से होने वाले शार्प या तीखे ध्रुवीकरण के, जो इन दोनों पार्टीज के बीच में दिखाई होता है, अपीयर होता है कि वो लाइकली है, बहुत संभावित है। एक पार्टी कुछ और बात करेगी पूर्व की, दूसरी पार्टी बात करेगी पश्चिम की। तो एक बहुत ही शार्प सा पोलराइजेशन जेजेपी और आप के बीच में बड़ा लाइकली अपीयर होता है। बावजूद इस बात के इन दोनों की कोशिशें जारी हैं। सेंटेंस का मीनिंग निकला, इस तरीके से पढ़ना होता है।
वर्ड्स के ऊपर गौर करो, कहाँ प्रेपोजिशन आई, कंजंक्शन आई, वर्ब आई, सब्जेक्ट को कैसे जोड़ा वर्ब के साथ में, इस ऑफ प्रेपोजिशन से क्या जुड़ा हुआ था, इस ऑफ से क्या जुड़ा हुआ था। जब इस तरीके से सेंटेंस को गौर करोगे अपने आप चीज़ें दिमाग में सिस्टमेटिकली आपके दिमाग में बैठने लगेंगी। और ये आएगा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कैसे करनी है इस सेंटेंस के बाद में बताऊंगा, ठीक है। आगे की प्रैक्टिस आप कैसे करोगे। अब दिक्कत कहाँ है जी सेंटेंस में। सेंटेंस में 1 2 3 3 एरर्स हैं। अब तीनों एरर्स को अपने को समझना है। देखो जी, पहली एरर ये है कि जो अटेम्प्ट है ना, ये जेजेपी का नहीं है या आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये अटेम्प्ट दोनों का है। जेजेपी का अलग है, आम आदमी पार्टी का अलग है। दोनों का अटेम्प्ट लगाया है, ऑफ लगा के बताया हुआ है और एंड से जुड़ा हुआ है। मेरी कोशिश और आपकी कोशिश दोनों की अलग अलग कोशिश है ना, तो ये अटेम्प्ट ना होकर के ये है अटेम्प्ट्स। समझ पाए इस बात को। और ये अटेम्प्ट्स जो हैं कंटिन्यूज नहीं होंगे, ये कंटिन्यू करेंगे, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब को प्लूरल लगाना पड़ेगा। द अटेम्प्ट्स ऑफ जेजेपी एंड आम आदमी पार्टी कंटिन्यू। दोनों के अटेम्प्ट आज भी जारी हैं। तो पहली तो सब्जेक्ट और वर्ब के अग्रीमेंट की एरर आपको मिलनी चाहिए थी नाउन्स को देख करके कि 2 अटेम्प्ट्स हैं, प्लूरल में अटेम्प्ट, प्लूरल में उसकी वर्ब। तो ये कॉमन सी एरर है, मेरे ख्याल से पकड़ भी ली होगी। दूसरी एरर थोड़ी अनकॉमन है। मैं यहाँ पे पॉज लेता हूँ 5 सेकंड का। जिन बच्चों को समझ में आई दूसरी एरर एक बार कमेंट्स में डालो, देखें कितने स्टूडेंट्स जो हैं दूसरी वाली पकड़ पाए। देखो जी, डिस्पाइट। डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है बावजूद। बावजूद। तो अगर आपको प्रेपोजिशन यूज करनी है तो उसका एक ऑब्जेक्ट आपको जरूर लाना पड़ेगा। अंग्रेजी में जितनी भी प्रेपोजिशन है, ऑफ, इन, एन, ऑड, डिस्पाइट, है ना, इन स्पाइट ऑफ, ये सारी प्रेपोजिशन हमेशा जब भी आएंगी एक नाउन को अपना ऑब्जेक्ट बना के लेंगी। बिना ऑब्जेक्ट के प्रेपोजिशन का कोई वजूद नहीं है। तो डिस्पाइट यानी बावजूद। बावजूद किसके? एक पोलराइजेशन के। ये पोलराइजेशन बन गया एक नाउन, इसका ऑब्जेक्ट डिस्पाइट प्रेपोजिशन का। लेकिन दिक्कत क्या है जी? दिक्कत ये है भाई साहब, पोलराइजेशन बिटवीन द टू पार्टीज, पोलराइजेशन बिटवीन द टू पार्टीज अपीयर्स। यहाँ पे इस नाउन की वर्ब भी रखी हुई है। नाउन जब किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाए, तो वो वर्ब रखने की क्षमता को खो देता है। जो नाउन ऑब्जेक्ट बन गया, किसी का दास बन गया, चेला बन गया, वो किसी दूसरे का मालिक नहीं बन सकता, दूसरी वर्ब को सब्जेक्ट बन के, है ना, उस वर्ब को नहीं ला सकता। तो कहने का मतलब क्या कि ये पोलराइजेशन की या तो वर्ब गलत है अंग्रेजी में इस सेंटेंस में, या फिर डिस्पाइट वर्ड का इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ है। एरर ये है कि आपको डिस्पाइट प्रेपोजिशन की जगह एक कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है जो अपने बाद में एक सब्जेक्ट और वर्ब को ले सके और मीनिंग भी बावजूद वाला ही रखे। तो अंग्रेजी में ऐसी कंजंक्शन होती है ऑल। तो स्पेलिंग साफ से लिख देता हूं यार, ऑल दो, ठीक है। इसको दो भी बोलते हैं बिना ऑल दो के, बिना एल के। इसको इवन दो भी बोलते हैं। तीनों का मतलब एक ही है, इंटेंसिटी में फ़र्क होता है। तो यहाँ पे अगर मुझे इस पोलराइजेशन नाउन और इसकी वर्ब को रखना है तो मुझे बावजूद के लिए प्रेपोजिशन की जगह एक कंजंक्शन का इस्तेमाल करना होगा और लिखना होगा ऑल्दो, इवन दो या दो अ शार्प पोलराइजेशन बिटवीन द टू पार्टीज अपीयर्स लाइकली। तो बावजूद वाला मीनिंग भी रह गया और कंजंक्शन आने की वजह से सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से मिल भी पाए। अगर मुझे डिस्पाइट रखना हो और इसको मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना हो पोलराइजेशन का, उस केस में मुझे इस वर्ब को गायब करना पड़ेगा। वो भी मैं कर सकता हूं। मैं ये लिख सकता हूं डिस्पाइट अ शार्प पोलराइजेशन, शार्प पोलराइजेशन यहां पे लिख दूंगा लाइकली बिटवीन द टू पार्टीज। बावजूद एक शार्प पोलराइजेशन के लाइकली होने के दोनों पार्टीज के बीच में अपीयर्स नाम की वर्ब को मुझे यहां से हटाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा मैं एडवांस वाला पोर्शन बता रहा हूं। एग्जामिनर आपसे यही चाहता था कि आप प्रेपोजिशन की जगह कंजंक्शन का इस्तेमाल करें और सेंटेंस को करेक्ट करें। चलिए, सीखा कुछ नया। चल अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं लेवल भी ले आऊँगा ऊपर, है ना, डिफ़िकल्टी लेवल। आगे बढ़ने से पहले स्ट्रक्चर्ड वे में अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए डाउनलोड करें YT ऐप को।
आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। ऐप पे आपको प्रीमियम क्वालिटी कोर्सेज मिलते हैं जो सिर्फ नाम भर के प्रीमियम है, बहुत ही कम फीस रहती है, अफोर्डेबल कोर्स रहते हैं सभी के लिए। जैसे कि राइटिंग का कोर्स जिसमें 50 आवर्स के अंदर आप लिखना सीख सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश के अंदर। सारे एग्ज़ाम्स के सारे फॉर्मेट्स इस कोर्स में कवर्ड हैं। छोटा सा पॉकेट क्रैश कोर्स है और दिवाली के मौके पे कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स चल रहे हैं, ज़रूर से जब तक ये डिस्काउंट्स हैं इनका फ़ायदा लेते रहना। 465 में आपको राइटिंग का कोर्स ऐप पे मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको यूपीएससी का कोर्स भी मिलेगा जिसमें राइटिंग को एक स्टेप फर्दर ले जा सकते हैं आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए। 1325 में ये कोर्स अवेलेबल है, दिवाली वाला कूपन लगा करके इसका फ़ायदा ले सकते हैं। बैंकिंग एसएससी के कोर्स भी अवेलेबल हैं जिसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करवाया जाता है, कैसे आप एग्ज़ाम को हैंडल करेंगे, बैंकिंग एसएससी प्रीलिम्स मेंस दोनों को। चलो, जिन बच्चों को और ज़्यादा तैयारी चाहिए इन सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस चाहिए, तो देखो ये क्लास नंबर 14, क्लास नंबर 14। इससे पहले भी 13 क्लासेस आ चुकी हैं। आपको चैनल के होम पेज पे जाना है, YT योर इंग्लिश ट्यूटर पे। नीचे बढ़ते जाओगे, ईडियम्स वाली प्लेलिस्ट के बिल्कुल नीचे मिलेगी सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक की प्लेलिस्ट, और इस प्लेलिस्ट में पिछली 13 क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आराम से सारी चला के देखो, 15-15, 20-20 मिनट की क्लासेस हैं। हर क्लास में ऐसी ही प्रैक्टिस आपको करने को मिलेगी, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इस चीज़ को आप समझ पाओगे। चलो नेक्स्ट पे आओ। 75% ऑफ दीज लॉस मेकिंग ट्रेडर्स अनडिटर्ड बाय रिपीटेड लॉसेस stubbornly kept trading is what perhaps most baffling। पढ़ने का तरीका क्या है? देखो 75% ऑफ दीज लॉस मेकिंग ट्रेडर्स, ये जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं, नुकसान करने वाले, घाटा खाने वाले ट्रेडर्स हैं, कह रहे हैं इनका 75% जो है, यानी 3/4 है ना, 3/4। कह रहे हैं इन लॉस मेकिंग ट्रेडर्स का 75% जो है, और ये कौन से ट्रेडर्स हैं? देखो कोमा लगा हुआ था, एक कोमा और लगा हुआ है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया हुआ है। डिटर करना यानी रोकना, डिटर्ड यानी रोका गया, अनडिटर्ड यानी जिसको ना रोका गया हो, जो रुकने को तैयार ना हो। ये वो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं जो रुकने को ही तैयार नहीं हैं, अनडिटर्ड हैं, बार बार के लॉसेस के बावजूद नुकसान खाते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको शेयर मार्केट में आना है और रोज़ अपना कुछ सौदा करना है ना, FNO करना है, फ्यूचर ऑप्शन। कह रहे हैं इनके जो 75% है ना, इन मूर्खों में से, कह रहा है जी इन मूर्खों के 75% में से लोगों ने स्टबनली जारी रखा ट्रेड करना। स्टबनली यानी जिद्दी तौर पे, स्टबन यानी जिद्दी, ढीठ, स्टबनली माने जिद्दी तरीके से। तो जिद्दी होकर के इन्होंने ट्रेडिंग जारी रखा। 25% तो बंद कर दिए, लेकिन 75% ने जारी रखा। और कह रहे हैं ये जो चीज़ है, ये जो पूरी बात है, ये वो बात है वट जो शायद सबसे ज़्यादा बैफलिंग है, कन्फ्यूजिंग है, कन्फाउंडिंग है। बैफलिंग यानी कन्फ्यूजिंग या पजलिंग, जो चीज़ आपको सर खुजाने पे मजबूर कर दे, आपका दिमाग घुमा दे, है ना, बैफलिंग, पजलिंग या कन्फ्यूजिंग। परहैप्स का मतलब होता है शायद। समझ पाए स्ट्रक्चर को? समझाना मैं ये चाहता हूँ स्ट्रक्चर में, इसमें क्लोज लगा हुआ है वट से। देखो बीच में आ रहा है वट, शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लेकिन बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ। जनरली वट जब भी आता है, हाउ जब भी आता है, वाई जब भी आता है, तो आपको एक क्वेश्चन मार्क दिखता है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो नेम के आगे क्वेश्चन मार्क लगता है ना। लेकिन ये खास तरह के सेंटेंसेज हैं जिनमें वट लगा हुआ है लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा। इनमें वट एक नाउन क्लोज का काम करता है, और ऐसे सेंटेंसेस को कैसे हैंडल करना है। देखो सेंटेंस का मीनिंग आपने निकाल लिया। 3/4 इन लॉस मेकिंग ट्रेडर्स में से 3/4 ने जिद्दी होकर के ट्रेडिंग करना जारी रखा, और ये चीज़ जो है, यही वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए बैफलिंग है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। गलती कहाँ है? ये जो इज़ देख रहे हो ना आप, इसके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है। देखो 75% ऑफ दीज ट्रेडर्स, ये है एक सब्जेक्ट। इसकी वर्ब क्या है? दे केप्ट ट्रेडिंग, ठीक है ना। ट्रेडिंग यहाँ पे जीरेंड हो जाएगा, केप्ट इसकी वर्ब हो जाएगी, सब्जेक्ट की वर्ब होगी, सब्जेक्ट नंबर 1, वर्ब नंबर 1। स्टबनली यहाँ पे एडवर्ब होगी, ट्रेडिंग कैसे की, बहुत ही जिद्दी होकर के। अनडिटर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, ये ट्रेडर्स अनडिटर्ड हैं, रुकने को तैयार नहीं है। बाय प्रेपोजिशन होगी, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा लॉसेस, लॉसेस यानी नाउन,
नाउन जो है लॉसेज उसको मॉडिफाई कर रहा है, रिपीटेड नाम का एडजेक्टिव। ये नुकसान लॉसेज रिपीटेड हैं, बार बार के होने वाले हैं। तो अगर इस पूरी बात को देखें, ये 75% ट्रेडर्स की वर्ब है, दे केप्ट ट्रेडिंग, लेकिन इस इज़ के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे केस में आपको एक सब्जेक्ट बाहर से लाना पड़ेगा जो यहाँ नहीं लिखा हुआ, और वो सब्जेक्ट होगा द फैक्ट दैट। ये बात की कि 75% ने ट्रेडिंग को जारी रखा, ये बात जो है ये वो बात है जो शायद हमारे लिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। समझ पा रहे हो? ये द फैक्ट दैट जो है ये मैं यहाँ से खा गया था, जो सेंटेंस में होना चाहिए था। ठीक है ना? द फैक्ट की वो हो जाएगी यस। दूसरी चीज़, जो आप ये नाउन क्लोज देख रहे हो, भाई ये पूरी बात वो है जो हमारे लिए कंफ्यूजिंग है। ये पूरी बात अच्छी है, पूरी बात बुरी है, पूरी बात अच्छी बुरी जो भी आप लगाना चाहें, उसके लिए पूरा एक नाउन क्लोज ले आए हैं जो नाउन का काम करेगा। इस वर्ब के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो ये नाउन क्लोज जो होगा इसकी एक खुद की वर्ब होगी। देख रहे हो, व्हाट की वर्ब यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रही, एक्चुअल में एक वर्ब यहाँ भी होनी चाहिए, इज व्हाट इज परहैप्स मोस्ट बैफलिंग। ये पूरी बात ही एक ऐसी चीज़ है जो है व्हाट इज शायद सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग। थोड़ा सा सेंस किया होगा, दिमाग में बैठा होगा। मैं इस सेंटेंस को भी पलट के दिखाऊंगा, एकदम हर तरीके से इसको उल्टा सीधा करके देखेंगे ताकि हर एंगल से आप इसको समझ पाएँ। इतना समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ये जो द फैक्ट दैट है जो मैं यहाँ से खा गया था, ये यहाँ पे होना चाहिए था, और वर्ड की खुद की वर्ब होनी चाहिए थी, क्योंकि क्लोज तभी बनता है जब एक सब्जेक्ट हो और उसकी वर्ब हो। ये नाउन क्लोज, नाउन तो काम करेगा बन के, लेकिन क्लोज होने के लिए इसमें वर्ब होना जरूरी था। बैफलिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। बैफलिंग का मतलब है बैफल करने वाला, कंफ्यूज करने वाला। चलो, अब होता क्या है, बहुत सारी जगह पे आपको द फैक्ट दैट की जगह पे सिर्फ दैट लिखा हुआ मिलेगा। दैट 75% ऑफ दीज ट्रेडर्स, है ना, डिड दिस इज व्हाट इज मोस्ट बैफलिंग। तो जो द फैक्ट है ना, ये ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो लिखें या चाहें तो छोड़ दें। तो इसी सेंटेंस को मैं औंधा करके दिखा रहा हूं, यानी उल्टा करके दिखा रहा हूं। व्हाट इज परहैप्स मोस्ट बैफलिंग इज द फैक्ट दैट 75% ऑफ लॉस मेकिंग ट्रेडर्स अनडिटर्ड बाय रिपीटेड लॉसेस स्टबनली केप्ट ट्रेडिंग। जो चीज़ शायद सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, व्हाट इज परहैप्स मोस्ट बैफलिंग, वो चीज़ है ये फैक्ट, ये बात कि दैट वो ये कि ऐसे ऐसे मूर्ख हैं जो खर्चा या नुकसान करने के बावजूद भी ट्रेडिंग करते रहते हैं जिद्दी होकर के। तो आप चाहें तो नाउन क्लोज को जो आपने पहले लिखा था लास्ट में, आप चाहें तो इसको उल्टा करके लिखें। याद रखना है, नाउन क्लोज का अगर सब्जेक्ट बनेगा तो इसकी वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, चाहे यहाँ पे कितनी भी बातें हों, एक बात हो या 10 बातें हों, वर्ब सिंगुलर इज लगेगी, वॉज लगेगी, हैज़ लगेगी, हैज़ बिन लगेगी, है ना। कभी भी वर, आर, हैव ऐसा इस वर्ब को आप यूज़ नहीं करेंगे, सिंगुलर यूज़ करना है। ठीक है, दोनों तरीके से सेंटेंस सही है। चाहे नाउन क्लोज शुरू में आ जाए और अपनी वर्ब ले ले सिंगुलर, चाहे नाउन क्लोज लास्ट में आए और द फैक्ट को वर्ब मिल जाए यस। चलिए एक ऐसा ही सेंटेंस और बना के आपको दिखाता हूँ। इसमें वर्ड की जगह पे वाई लगा हुआ है। 75% ऑफ दीज लॉस मेकिंग ट्रेडर्स undeterred by repeated losses stubbornly kept trading is why the SEBI introduced new guidelines। कह रहा है जी 75% ने लॉस खाने के बावजूद ट्रेडिंग को जारी रखा। कह रहा है यही वो रीज़न है कि सेबी ने नई गाइडलाइंस को इशू किया। ये जो पूरी बात है ना, ये पूरी बात ही रीज़न है जिसकी वजह से, कारण है जिसकी वजह से सेबी ने नई गाइडलाइंस को इशू किया। व्हाट की जगह पे वाई आ गया, देख पा रहे हो, पूरा नाउन क्लोज है, रीजन बताएगा लेकिन है नाउन क्लोज। व्हाट की जगह पे वाई आ गया, इसकी जगह पे हाउ भी आ सकता है, वेयर भी आ सकता है, व्हेन भी आ सकता है। समझाना मैं चाह रहा हूँ, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब लगा करके आप सेंटेंस को इस तरीके से बना सकते हो। अगेन काम वही करना है, इज को वर्ब मिली नहीं हुई तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा द फैक्ट दैट या द रीज़न दैट। इस केस में वाई है तो रीज़न लिख दूंगा मैं, वाई क्योंकि कारण बताता है तो द रीज़न दैट लिख दूंगा और अच्छे से इसका मीनिंग निकलेगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर आपने अभी व्हाट वाले क्लोज को, नाउन क्लोज को ऊपर नीचे करके दिखाया, इस केस में आप व्हाट वाले क्लोज को ऊपर ले आए,
इससे पहले वाले सेंटेंस में वर्ड वाला क्लोज नीचे था, ये भी नाउन क्लोज था। वैसे ही वाई वाले नाउन क्लोज को क्या मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ? इसका सवाल हाँ भी है और ना भी है। हाँ इसलिए क्योंकि किया जा सकता है, लेकिन कई एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी सेंटेंस के अंदर। और ना इसलिए क्योंकि जैसे आप वट वाला कर रहे थे वैसे वाई वाले क्लोज से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। छेड़छाड़ की जा सकती है, लेकिन सेंटेंस में कुछ और चीज़ों को भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इसका रीज़न समझा देता हूँ मैं। क्या भाई, लॉजिक चाहिए ना आपको। सर वट वाले को आपने किया तो वाई वाले में छेड़छाड़ क्यों करनी पड़ेगी? देखो, वाई जो है एक रिलेटिव एडवर्ब है। ये खुद की कोई वर्ब लेके नहीं बैठी। वाई खुद एक एडवर्ब का काम कर रहा है। इसका मतलब है क्यों, ये रीज़न बता रहा है। सब्जेक्ट है यहाँ पे सेबी और वर्ब है उसकी इंट्रोड्यूस्ड। इसलिए वाई जो है वो वट से अलग है। देख रहे हो, वट की तो खुद की वर्ब है। वट तो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। इसको उठा के ऊपर ले आओ, नीचे ले आओ। जब इसकी वर्ब इसके साथ चलती है, आती जाती है, तो आप इसकी पोजीशन चेंज करते हो तो सेंटेंस में फ़र्क नहीं होता। चाहे आप वट वाले क्लोज को लास्ट में ले आओ या चाहे तो वट वाले क्लोज को पहले ले आओ। लेकिन वाई के साथ में, हाउ के साथ में, व्हेन के साथ में, वेयर के साथ में ये सिस्टम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी खुद की कोई वर्ब है नहीं। ये कंजंक्शन का काम कर रहे हैं, रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। और वर्ब जो होती है, अलग से एक सब्जेक्ट होगा, उसकी अलग से वर्ब लगी होगी। अगर फिर भी मैं करना चाहूँ तो मुझे एक नए वर्ड को ऐड करना पड़ेगा सेंटेंस में। मैं इसको लिखूंगा शुरू में, वाई द सेबी इंट्रोड्यूस न्यू गाइडलाइंस इज यहाँ लिखना पड़ेगा ड्यू टू द फैक्ट दैट। वाई मतलब क्यों, ड्यू टू मतलब क्योंकि। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि। समझ पा रहे हो? तो वाई को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे ड्यू टू लगाना पड़ता है। अगर यहाँ पे हाउ लिखा हो तो यहाँ पे लगता है एज। व्हेन लगाओ तो उसके लिए अलग वर्ड यूज होंगे। व्हेन के तो कई चॉइसेस होती हैं, वेयर की कई चॉइसेस होती हैं। समझ पा रहे हो? तो इन रिलेटिव एडवर्ब से बनने वाले नाउन क्लोजेस को छेड़छाड़ करना मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, जब तक बहुत एडवांस यूजर ना हो जाएं। अपनी राइटिंग में इनसे ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, ठीक है? एडवांस होने के बाद तो खेल रहे हैं ना, हम भी तो खेल रहे हैं, आप भी खेल सकते हो। धीरे धीरे आएगी ये चीज़ें। चलो, बस याद इतना रखना है, वट वाले से पंगे लिए जा सकते हैं क्योंकि इसकी खुद की वर्ब है। वो झोला छाप बाबा होता है ना, झोला ही होता है उसके पास एक। उसको आगे ले जाओ, पीछे ले जाओ, हरिद्वार ले जाओ, ऋषिकेश ले जाओ, है ना, वो हर जगह वैसा ही रहेगा। तो ये झोला छाप बाबा है, बट सब्जेक्ट है अलग, इसकी एक वर्ब है साथ में। जहाँ ले जाना है इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। यहाँ पे एक सेंटेंस दे रहा हूँ आपको एज होमवर्क। जो दोनों कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे, एक डिस्पाइट वाला, एक वट वाला, कोशिश करना है इन कॉन्सेप्ट्स को आप ठीक से इसी सेंटेंस पे अप्लाई करें। डिस्पाइट द टीम लैक्ड एक्सपीरियंस, what it achieved in just 6 months was nothing short of remarkable। बावजूद इस चीज़ के कि टीम में अनुभव नहीं था, जो इसने अचीव किया सिर्फ 6 महीनों में इस टीम ने, वो बिल्कुल भी कम नहीं था, नथिंग शॉर्ट ऑफ नहीं था रिमार्केबल के या किसी शानदार चीज़ के। एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी 6 महीने में जो टीम ने करके दिखाया बहुत रिमार्केबल था। दोनों एरर्स को सही करना, 2 या 3 जो भी मिले, कमेंट्स में अपने आंसर्स को डालना। फर्स्ट कमेंट में वीडियो के मैंने अपने आंसर्स डाल दिए हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर से इसको एक लाइक और एक शेयर देना, अपने आंसर से मेरा मैच करना। नेक्स्ट क्लास में इसी स्ट्रक्चर से अपने जो है सेंटेंस को, जो क्लास को शुरू करेंगे। चलिए, अंटिल देन प्लेलिस्ट आप ही की है, आप ही लोगों के लिए, ज़रूर से इसका बेनिफिट लिया करो। यही लॉजिक हर क्लास में आपको मिलेगा। 15-20 मिनट लगा करके एक वीक में इन सारी क्लासेस को कवर कर लेना। अंटिल देन, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।